नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ साहित्य पर। साथियों, आज जिस कहानी को लेकर मैं यहां उपस्थित हुआ हूं, उस कहानी का शीर्षक है कफन। कफन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित श्रेष्ठतम कहानियों में से एक कहानी है। इस रचना को हम एक कालजयी रचना के रूप में भी देख सकते हैं, और कालजयी रचना का ही अर्थ होता है कि उसने अपने समय को जीत लिया हो, जिसने अपने उस समाज की समस्याओं को जीता हो या जिया हो या भोगा हो। साथियों, कहानियों में दो मुख्य पात्र हैं, घीसू माधव। दो ही मुख्य पात्र हैं और एक माधव की पत्नी बुधिया। घीसू का अर्थ होता है घिसा हुआ और माधव का अर्थ होता है मिट्टी का पुतला। यानी कि रचनाकार प्रेमचंद ने पात्रों के माध्यम से इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि ये समाज के शोषित, उपेक्षित, गरीब लोग हैं, निम्न मध्य वर्गीय लोग हैं। और जिस समाज में घीसू और माधव रहते हैं साथियों, उस समाज में मेहनतकश लोगों की स्थिति भी उनसे बेहतर नहीं है। कहानीकार दिखाते हैं कहानी की कथा वस्तु में से किस तरीके से घीसू और माधव आग के अलाव के पास बैठ करके आलू को उबाल कर खा रहे हैं। अब अगर यदि उनकी स्थिति ऐसी है कि वो आलू खा रहे हैं या वो कामचोर या आलसी हैं, तो इसके पीछे मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सिर्फ समाज ही जिम्मेदार है और घीसू और माधव जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हाँ, घीसू और माधव से कहीं ना कहीं अधिक ज़्यादा जो है ये समाज जिम्मेदार है। अगर यदि हम कहानी के शीर्षक की बात कर लें, तो कहानी का शीर्षक जो कफन है वो ये दर्शाता है कि कफन एक ऐसा पतला सा कपड़ा जो हिंदू शास्त्रीय पद्धति में इंसान के मरने के बाद उसकी लाश पे, उसके जनाजे पे जो है उसके बदन को ढकने के लिए चढ़ाया जाता है या ढका जाता है, और उसके बाद जलने से पहले उस कफन को भी खींच लेते हैं। कितना अजीब रिवाज है ना दोस्तों, कि जिस व्यक्ति को जो है जीते जी पहनने के लिए चिथरा भी नसीब नहीं हुआ, जैसे बुधिया जो इस कहानी में प्रसव वेदना से पीड़ित होकर के मर जाती है, जीते जी उसे पहनने को एक चिथरा भी नसीब नहीं होता है। लेकिन साथियों, मरने के बाद समाज इस चीज़ की उम्मीद करता है कि बुधिया के शरीर पे, उसके लाश पे कफन जरूर होगा। अब दोनों बाप बेटे आलू भून करके खाते हैं, उबाल के खाते हैं। माधव भी उसे देखने नहीं जाता है, घीसू भी उसे देखने नहीं जाता है। आसपास के लोग भी जो है बुधिया की उस प्रसव वेदना को सुनते हैं, उसे चीखते कराते हुए देखते हैं, लेकिन कोई नहीं आता है। समाज ऐसा ही है साथियों, गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है समाज में। घीसू कहता है कि जाके जरा देख तो आ, बेचारी ना जाने किस स्थिति में होगी। तो माधव कहता है कि मैं नहीं जाता, मुझे डर लगता है। वो अपने पिता पे इस बात को थोप देता है, कहता है पिताजी, अगर यदि आप ही जाके बुधिया को देख आते तो कितना अच्छा होता। माधव कहता है कैसी बात करता है बे, आज तक जिसका मैंने चेहरा नहीं देखा, आज मैं उसका उघरा हुआ बदन कैसे देखूं। बेचारी मुझे देख लेगी तो उसे अपने स्थिति की भी सुध नहीं रहेगी और हाथ पांव भी ना पटक सकेगी, क्योंकि दोनों में रिश्ता ससुर और पतोहू का है। तो इस स्थिति में जो है ससुर जा ही नहीं सकता है। उसके बाद जो है माधव को जो है उसके पिता वो पुरानी कथा सुनाते हैं, जब वो ठाकुर की बारात में गए थे और 20-30 पूरियाँ खाई थी, मसालेदार सब्जियाँ, दही, रायता, चटनी, सब कुछ था। माधव उस बात को सुन करके उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो कहता है कि पिताजी, आज कोई भी ऐसा जमींदार, ऐसा ठाकुर नहीं जो हमें इस तरीके के लजीज भोजन करवाए। साथियों, सोचने वाली बात है कि इस तरीके की स्थिति आखिर समाज में क्यों बनी हुई है। समाज ही जिम्मेदार है घीसू, माधव या बुढ़िया जैसे पात्र को गढ़ने के लिए। इस ओर जो है प्रेमचंद इशारा करते हैं कि कैसे ग्रामीण समाज में महाजनीय शोषण व्यवस्था के कारण, मोटे मोटे सेठ साहूकारों के कारण घीसू, माधव और मेहनत का किसान मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय और खराब है। बुधिया जब तक वो जीवित थी तब तक वो मेहनत मजदूरी करके उनका भरण पोषण करती थी। आज वो बुढ़िया जिस स्थिति में है, वो एक बच्चे को जन्म देने जा रही है, लेकिन ना तो समाज ही उसके पास आके खड़ा हो रहा है, ना खुद के परिवार के लोग घीसू माधव भी आके खड़े हो रहे हैं।
इस तरीके से बुढ़िया की मौत हो जाती है। सुबह जब दोनों बाप बेटे उठते हैं तो देखते हैं कि बुढ़िया मरी पड़ी हुई है। उसके बाद वो जमींदार के पास जा कर के कहते हैं कि कुछ अगर यदि आपकी मदद हो जाती तो बुढ़िया का जनाजा उठ जाता, बुढ़िया की लाश जल जाती। उसके बाद समाज में भीख मांगने की परंपरा उनकी कोई नई नहीं थी साथियों, वो पुरानी परंपरा थी और उसी परंपरा से अभिप्रेरित होकर के घिसू और माधव फिर से निकल पड़ते हैं और उस समाज में उसे भीख मांग के 5 रुपये मिलते हैं। लेना तो कफन था, लकड़ी था, नाश था, जो भी उस शास्त्रीय पद्धति के अनुसार उस शरीर को जलाने में जो भी काम आता है। सब कुछ लेने के बाद जब वक्त आता है कफन लेने का तो दोनों बाप बेटे एक दैवी प्रेरणा से प्रेरित होकर के चल पड़ते एक मधुशाले की ओर और वहाँ पे जाकर के तली हुई मछलियाँ, भुनी हुई मछली, चटनी, रायता, शराब, कचौरी, कलेजिया सब कुछ मंगाते हैं और जी भर के खाते हैं और उस बुढ़िया को आशीर्वाद देते हैं। अब हम देखते हैं दोनों बाप बेटे जो आपस में संवाद करते हैं कि माधव पूछता है कि पिताजी बुधिया बैकुंठ तो जाएगी ना? तो घिसू कहता है बेटे अगर यदि बुधिया नहीं जाएगी बैकुंठ तो क्या ये मोटे मोटे सेठ और साहूकार जाएंगे? तो ये मोटे मोटे सेठ साहूकार ही जो है ऐसे लोग हैं जो इस समाज को दीमक की तरह चाट रहे हैं। जैसे दीमक एक कीड़ा है जो काठ में लग जाए तो भीतर से उस काठ को खोखला कर देता है। तो ये मोटे मोटे सेठ साहूकार जो है इस सिस्टम को दीमक की तरह चाट करके उसे खोखला कर चुके हैं। सब कुछ शराब खाने में बैठ के दारू शराब कचौरी खाने के बाद आज पहली बार जीवन में ऐसा मौका मिला है जब वो एक भिखारी को भी दान देते हैं और घिसू जो है उस भिखारी को दान देने के बाद कहता है जा खा ले और बुझा ले अपनी प्यास, अपनी तृप्ति को पूरा कर ले और उसे आशीर्वाद देना जिसके वजह से आज हम दोनों को और तुझे भी जो है ये नसीब हुआ है। वो बेचारी तो नहीं रही, जीवन भर जब तक रही वो भूखी प्यासी रही, लेकिन आज उसने हम सभी की इच्छा पूरी की, वो जरूर बैकुंठ जाएगी। उसके बाद वो दिखाते हैं प्रेमचंद कि कैसे वो समाज जो एक गर्भवती स्त्री है उसके पेट में एक बच्चा है और उसको देख रेख के लिए कोई नहीं आता है। पुराना समाज था 1936 का वो दौर, 1936 में रचना आती है तो परतंत्र भारत था, अंग्रेजों का भारत था जहाँ पे आज़ादी नहीं थी। अगर यदि समाज के लोग चाहते तो आ करके उसे प्रसव वेदना को कम किया जा सकता था, बच्चे को जन्म दिया जा सकता था, लेकिन समाज के गैर जिम्मेदाराना स्वभाव की वजह से बुधिया जैसी महिला को दम तोड़ना पड़ता है। और ये समस्या जैसी आज से 84 साल पहले थी जबकि ये रचना है, आज 84 साल बाद भी हमारे समाज में ऐसी समस्याएं हैं। तो अगर यदि हम प्रेमचंद को प्रासंगिक मानते हैं तो ये हमारे समाज के व्यवस्था की सिस्टम की विफलता है साथियों। उसे प्रासंगिक मानने की कोई मैं नहीं समझता कि कोई पॉइंट बनता है। अगर यदि हम प्रासंगिक मानते हैं तो ये हमारी उन्नति नहीं है। इस रचना में कहानीकार ने जिस समस्या को महाजनीय व्यवस्था, किसानों की बुरी व्यवस्था, घिसू और माधव का आलसी कामचोर होना, जिस चीज की ओर भी उसने संकेत किया है, ये सारी समस्याएं हमारे समाज से दूर होनी चाहिए ताकि हम एक सुदृढ़ और विकसित समाज का निर्माण कर सके। साथियों इतना ही कहकर मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करूंगा। अगर यदि आपको हमारा ये प्रयास सार्थक लगता है तो हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ साहित्य पे जाके आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।